नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, अभी से हफ्ते भर पहले या 10 दिन पहले भारत ने अपना नया राष्ट्रपति चुना है, जिसके लिए नामांकन, नतीजे और मतदान, साथ ही साथ उनका शपथ ग्रहण, ये 4 डेट बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि 29 जून को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किए गए। 18 जुलाई को मतदान किए गए और 18 जुलाई को मतदान किए गए और 21 जुलाई को नतीजे घोषित कर दिए गए। और नतीजों में आपको पता ही है कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और ये लिया इन्होंने 25 जुलाई को इन्होंने शपथ लिया भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में। दोस्तों, एक बड़ी अच्छी बात हुई 25 जुलाई को राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण करते हुए 3 शब्द इस बार यूज़ किए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके जानने योग्य हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव होते कैसे। एक ओवरव्यू आपको दूंगा मैं कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होते हैं, क्या क्या उसके वोट परसेंटेज थे आपके एमपीज़ के, सब कुछ मैं आपको डिटेल करूंगा बहुत ही शॉर्ट में, संक्षिप्त रूप से, ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाए और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। 25 जुलाई को शपथ ग्रहण के दौरान राष्ट्रपति ने 3 शब्द यूज किए, जिसमें एक था परिरक्षण, दूसरा था प्रतिरक्षण और तीसरा था संरक्षण। ये तीनों शब्द आपको देखने और सुनने में कॉमन लग सकते हैं, पर इतने कॉमन है नहीं। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, इस पे हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैसे होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक आम चुनाव से बहुत ही भिन्न होता है। मीन्स जैसे एमपीज़ और एमएलएज़ के चुनाव होते हैं, हमारे ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, बीडीसी और बाकी चीज़ों के चुनाव होते हैं, उनसे थोड़ा हटके चुनाव होता है। ये एक कह सकते हैं कि एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे 1 वोट 1 पर्सन सिस्टम है ना, हम बाकी जगहों पे हम अपना प्रधान चुनते हैं, हम अपने शहर के प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपना विधायक चुनते हैं या अपना एमपी चुनते हैं। तो हमारा क्या होता है कि 1 पर्सन 1 वोट ये काउंट होता है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव थोड़ा सा भिन्न है, इसके बारे में अभी आपको मैं डिटेल कर देता हूं। अभी इस बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा बेसिक आपको मैं बता देना चाहता हूं, हालांकि बेसिक आपको चीज़ें क्लियर ही होंगी। मैं सिर्फ उनके लिए ये चीज़ें डिटेल करना चाहता हूं जो नए हैं या बहुत ही कॉमन चीज़ है। वैसे आप जान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति के लिए संविधान में निर्मित बताया गया है कि ही मस्ट बी 35 ईयर ओल्ड, ही और शी must be a person who want to be participate in presidential election. He or she must be covered above 35 year old. Okay, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, साथ ही भारतीय नागरिक होना चाहिए, और एक और ज़रूरी चीज़, जो व्यक्ति भी राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन करना चाहता है, अगर वो किसी मिनिस्टर या किसी मंत्री के पोस्ट पे है, तो उसे इसके लिए सबसे पहले परित्याग करना पड़ेगा, अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी जाके वो इसके लिए कर सकते हैं। और दूसरी बात कि संसद सदस्य चुने जाने योग्य हो। अब संसद सदस्य चुने जाने योग्य हो और भारत के राष्ट्रपति की जो मिनिमम एज है बहुत ही कॉमन चीज़ है। अब देखिए इसमें कहा गया कि 35 ईयर ओल्ड शुड बी,
लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि संसद सदस्य चुने जाने योग्य हो, मतलब संसद का चुनाव जो होता है, मतलब जो सांसद के चुनाव होते हैं उसके लिए जो मिनिमम एज की अर्हता होती है वो होती है 25 साल। जो व्यक्ति संसद का सदस्य चुना जाएगा वो निश्चित तौर पे 25 ईयर ओल्ड होगा। ओके, इसका मतलब है कि ये क्राइटेरिया पहले से ही पूरी हो गई, ये वाली बस रखी गई है कि जो व्यक्ति इसके ऊपर एज ग्रुप का हो वही इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। ओके ठीक है, अभी इसके बारे में आगे और आपको बता देता हूं मैं। अच्छा दोस्तों, ये भी है ना कि सिर्फ ऐसे ही राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। जैसे सारे दल किसी चुनाव के समय एक व्हिप जारी करते हैं। व्हिप का मतलब होता है एक सूचना, एक सूचना जारी करना, जो कि संसद के सदस्य जो कि उस पार्टी के होंगे या विधानसभा सदस्य जो कि उस पार्टी विशेष के होंगे, उनके लिए एक व्हिप या नोटिस जारी करती है कि आपको इस जगह पे वोट करना है, या आपको इस बिल के समर्थन में या इसके अनुसमर्थन में या इसके विपरीत आपको वोट डालना है। इसके लिए एक व्हिप जारी करती है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव एकमात्र ऐसा चुनाव है जिसके जहाँ पे ये यूज़ नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी दल के ऊपर, किसी दल के सदस्यों के ऊपर यह बाध्यता नहीं है कि वो किसे वोट करेंगे। हो सकता है कि विपक्ष का उम्मीदवार जो कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है उसे उस अपने पक्ष का वोट ना मिले, हो सकता है कि उसे दूसरे पक्ष का वोट मिल जाए। मतलब ये है कि जैसे द्रौपदी मुर्मू एनडीए के प्रत्याशी थी और यशवंत सिन्हा कांग्रेस के प्रत्याशी थे, मतलब विपक्ष के प्रत्याशी थे, तो कांग्रेस या भाजपा अपने वोटर्स के लिए जो कि उनके सांसद और उनके संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य हैं, उनके लिए ये व्हिप जारी नहीं कर सकती कि आपको इन्हें ही वोट करना है। द वोट कैन बी डायरेक्टेड बाय द कॉन्साइंस ऑल्सो। आपके आत्मा के आधार पे, आपकी आत्मा की आवाज़ के आधार पे भी आप अपना वोट दे सकते हैं। जैसे कि हरियाणा के एक संसद सदस्य ने राष्ट्रपति के लिए अपने कांग्रेस उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट न डाल के द्रौपदी मुर्मू किया। उड़ीसा के एक उम्मीदवार थे, उड़ीसा के एक सदस्य थे जिन्होंने, वो हैं कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है और ये मेरा पहला प्रेफरेंस होगा, क्योंकि उड़ीसा से हैं तो मेरी प्रायोरिटी पहली है कि मैं द्रौपदी मुर्मू जी को वोट करूँ। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि कोई पार्टी इसके लिए व्हिप जारी नहीं कर सकती। संसद सदस्य अपने आप में स्वतंत्र हैं किसी को भी वोट करने के लिए। ठीक है, आइए अब इसको थोड़ा डिटेल कर देते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में होते कैसे हैं। राष्ट्रपति चुनाव अन्य चुनावों से भिन्न इलेक्टोरल कॉलेज पे आधारित होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में सदस्य कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। इलेक्टोरल कॉलेज में सदस्य होते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस जो स्टेट असेंबलीज हैं, स्टेट असेंबलीज प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी ये आपके यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके चुने हुए सदस्य, न कि नामांकित सदस्य। मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इन सभी के इलेक्टेड मेंबर्स कैन वोट। इलेक्टेड मेंबर्स, इनके इलेक्टेड मेंबर्स ही इसमें वोट कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं आपको कि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, दिल्ली और पुडुचेरी आपका यूटीज है। इनके जो नामांकित सदस्य नहीं, इनके जो चुने हुए सदस्य हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में वोटर हो सकते हैं। ओके, अब देखिए इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य कौन नहीं होते हैं, ये बहुत ही कॉमन है, यहीं पे सामने लिखा हुआ है। लोकसभा प्लस राज्यसभा के चुने के नामांकित सदस्य या स्टेट असेंबली के भी नामांकित जो सदस्य हैं ये भी नहीं, प्लस जो आपकी विधान परिषद होती है, विधान परिषद। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य कौन नहीं है? लोकसभा और राज्यसभा के जो नामांकित सदस्य हैं,
स्टेट असेंबलीज के जो नामांकित सदस्य हैं प्लस विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य नहीं हैं। ओके, एक और चीज़, इस बार जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022, इसमें 1971 की जनगणना के अनुसार एमपीज़ के वोट काउंट होंगे, जो कि इनका वोट वैल्यू भी होगा। मतलब ये है कि हमारी जो अभी रिसेंट की जनगणना हुई है, इसके आधार पे ये चुनाव नहीं होंगे। 2011 की जनगणना के आधार पे ये चुनाव नहीं हो रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने ये कहा था कि जब तक सन 2000 के बाद कि जब जनगणना होगी, उसके आधार पे एमपीज़ के वोट मूल्य काउंट किए जाएंगे। लेकिन अभी तक 2000 के बाद 2 और जनगणनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इस पर अमल नहीं किया गया है। ये वाला चुनाव भी आपके 1971 के जनगणना पे आधारित है। ठीक है, मतलब ये है कि अब आते हैं वोट वैल्यूज़ पे। जो वोट वैल्यूज़ इस बार रखी गई है वो सभी सदस्यों की रखी गई है, सारे एमपीज़ की जो रखी गई है। आपको पता है कि सभी सदस्यों की मत वैल्यू का एक निष्कर्ष निकाला जाता है और उसके बाद विधानसभा के सदस्यों का भी निष्कर्ष निकाला जाता है, जो कि चुने हुए। मैं आपको बार बार यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ मैं जिनकी बात करूँगा, जिनका भी मैं सदस्यों का नाम लूँगा, वो सभी चुने हुए होंगे। जो नामांकित सदस्य होंगे वो यहाँ पे काउंट नहीं किए जाएंगे। इस बार जो एमपीज़ के वोट वैल्यूज रखे गए हैं पर हेड, जो पर एमपीज़ हैं, ये 700 जो वोट वैल्यू है, ये वोट वैल्यू ये है पर एमपीज़। ठीक है, पर एमपीज़ है। अब देखिए कुल संसद सदस्यों की संख्या कितनी है। कुल जो संसद सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के वो है 776। ठीक है, जिसमें से कि लोकसभा और राज्यसभा को आप अलग कर लीजिए। लोकसभा 543 और लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो 243 होते हैं। ओके, इस बार क्या हुआ है कि चूंकि राष्ट्रपति इनमें से 12 लोगों को नामांकित करते हैं, इसलिए यहाँ वाली जो वैल्यू है 12 से घट के क्या हो जाती है 233। मतलब इस बार लोकसभा के 543 संसद सदस्य प्लस राज्यसभा के 233 कुल सदस्य वोट डालेंगे। ठीक है, ये संख्या हुई आपकी 776। ठीक है, तो इस बार इन संख्या के साथ ही इस बार जो इलेक्टोरल कॉलेज, मैं इसको रब कर देता हूँ, इस बार जो कुल इलेक्टोरल कॉलेज की जो संख्या है इस बार जो कुल इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या है वो है 4809। ये संख्या याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्टोरल कॉलेज की कुल संख्या कितनी है। ये संख्या वही है जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो आते हैं कि संसद के कुल सदस्यों की जो वैल्यूज़ हैं और संसद के कुल सदस्यों की वैल्यूज़ और विधानसभा की कुल वैल्यूज़ के साथ साथ इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की जो संख्या आई थी, इन सभी को मिला के वो मैंने बताया आपको कि 10 लाख समथिंग आई थी। और आपको पता है किसी भी चुनाव में जीतने के लिए आपको इसके 50% से थोड़ा वोट ज़्यादा पाना, या 50% वोट जो पा जाएगा वो हो जाएगा विजेता। इस बार जो राष्ट्रपति मुर्मू हैं उन्होंने लगभग 6,78,000 समथिंग वोट उन्होंने पाए हैं। इसका मतलब है कि ये 10 लाख से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, लगभग 7 लाख वोट उन्होंने पाए हैं, इसलिए वो इस साल के 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आधिकारिक रूप से उन्होंने अपना जीत दर्ज किया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं उन 3 शब्दों के बारे में जिसको मैंने आपको बताया था कि उस पर चर्चा करेंगे।
ओके। पहला शब्द था परिरक्षण, दूसरा शब्द है प्रतिरक्षण और तीसरा शब्द था संरक्षण। अगर इन सभी को अंग्रेजी में कर लेना एक बार तो थोड़ा सा बात और आसानी हो जाएगी। जो परिरक्षण है इसका मतलब होता है टू बी शील्डिंग, टू शील्डिंग समथिंग, टू शील्डिंग समथिंग। प्रतिरक्षण का मतलब होता है टू इम्यून समथिंग, और संरक्षण का मतलब होता है, आपको पता ही है, कंजर्वेशन या गार्डिंग फॉर समथिंग। देखिए, आपको पता है कि राष्ट्रपति भारत देश का प्रथम नागरिक होता है और तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। भारत के प्रधानमंत्री बाहर के विदेश दौरों पर जाते हैं तो वहाँ किसी प्रकार के भी समझौतों पर वो सिग्नेचर कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी राय रख सकते हैं, सब कुछ वो करके आ सकते हैं। लेकिन आने के बाद सारी की सारी जानकारी महामहिम राष्ट्रपति के पास वो रखते हैं और जब तक राष्ट्रपति की अनुमति न मिल जाती है तब तक कोई भी समझौते या साझा स्वीकार नहीं किए जाते किसी भी देश के हों। यूजुअली व्यवहार में ऐसा माना जाता है कि अगर प्रधानमंत्री ने वो कर लिया है तो राष्ट्रपति की लगभग सहमति उस पर रहती है। आइए पहले चीज़ देखते हैं परिरक्षण, टू शील्डिंग समथिंग। भारत जो है वो संविधान पे चलता है और भारत के संविधान के संरक्षण के लिए जो सबसे प्रथम मुखिया है, जो सबसे नॉमिनेटेड व्यक्ति है, वो है आपका भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का ये कर्तव्य होता है कि वो संविधान की रक्षा करे, उसका दुरुपयोग ना होने दे, और इसके लिए वो पहला व्यक्ति है भारत का। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा कि संविधान के संरक्षण के लिए पहला नियुक्त व्यक्ति वो है राष्ट्रपति, जबकि संविधान की व्याख्या करने के लिए सबसे प्रमुख व्यक्ति जो पहला व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट, सॉरी वो व्यक्ति नहीं है, संस्था है, वो है सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट इसकी संविधान की व्याख्या कर सकती है और व्याख्या करने के लिए पहली बॉडी वो सुप्रीम कोर्ट है। तो ये हुआ आपका परिरक्षण। दूसरा शब्द है आपका प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण का मतलब ये है कि किसी चीज़ से रक्षा करना, किसी रोगों से रक्षा करना, शत्रुओं से रक्षा करना। मैंने अभी आपको नाम लिया कि द कमांडर ऑफ थ्री हमारी सेनाओं का, तीनों सेनाओं का हमारा जो प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। इसलिए भारत देश के ऊपर या संविधान के ऊपर किसी प्रकार के शत्रुओं की या किसी प्रकार के रोगों की रक्षा, रोगों का अगर हमला होता है तो उसके लिए प्रथम व्यक्ति जो नियुक्त है वो है आपके राष्ट्रपति। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिरक्षण। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पीरियड पे आपको एक वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगाने का सेंस ये था कि आपको अगर आपके अंदर कोरोना की कोई डमी एक छोटी सी चीज़ अगर आपके अंदर डाल दी जाए तो वो आपके बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी बनाती है जो कि आपको इसके लिए तैयार करती है कि आपके बॉडी उससे लड़ने के लिए पहले से सतर्क रहे, तैयार रहे। यही है आपका प्रतिरक्षण कि भारत के संविधान को और मजबूती प्रदान करने के लिए भारत के राष्ट्रपति का मजबूत होना आवश्यक है, जो कि इस समय करंट में 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। तीसरा शब्द है संरक्षण, द कंजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संरक्षण किन चीज़ों से? इन्हीं ऊपर की दोनों चीज़ों से, जो कि संविधान को किसी प्रकार से कमज़ोर करने की बात करता हो, संविधान के अंदर उसके मूल ढांचे में परिवर्तन करने की बात करता हो, या देश के भीतर उसकी संप्रभुता या देश के बाहर उसकी संप्रभुता पर कोई आँच आती है तो उसके लिए जो प्रथम नियुक्त व्यक्ति है वो है भारत का राष्ट्रपति। ये हुआ आपके संरक्षण। ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रख लीजिएगा। मैंने अपने ओर से पूरी कोशिश की है कि